हिपोक्रेटिक ओथ, डॉक्टर बनने से पहले ली जाने वाली वो कसम जिसमें कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर हर हाल में मरीज की जान बचाने की कोशिश जरूर करेगा। अब सामने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का या फिर किसी भी देश का। और यही कसम डॉक्टर को बाकी समाज से अलग बनाती है। लेकिन इसी कसम के उलट इसी देश में एक ऐसा डॉक्टर था जो दिन में तो इलाज करता था पर रात को कत्ल। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लोगों के। कुछ आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि 50 लोगों को उसने मारा तो कहीं 100 हत्याओं का भी जिक्र है। और इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि उसका निशाना होते थे टैक्सी ड्राइवर्स। वो टैक्सी ड्राइवर्स जो रोज की तरह सवारी लेने तो निकलते थे पर फिर कभी वापस नहीं लौटते थे। उन्हें मारने के बाद उनकी लाशें मगरमच्छों से भरी एक नहर में फेंक दी जाती थी ताकि कोई सबूत बचे ही नहीं। क्राइम सीन के आज के एपिसोड में हम इसी डॉक्टर और सीरियल किलर की बात करेंगे जिसके खौफ के चलते लोग इसे डॉक्टर डेथ कहने लगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। उन्नीस सौ 1990 के दशक के आखिर और 2000 की शुरुआत में उत्तर भारत के कई शहरों में एक अजीब सा डर फैलने लगा था। दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और अलवर, इन इलाकों में टैक्सी ड्राइवर्स अचानक गायब हो रहे थे। कोई कहता कि इन्हें शायद कहीं और काम मिल गया होगा, कोई मानता कि शहर छोड़कर चला गया होगा। और कुछ परिवारों ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन हर बार ना तो कोई सबूत मिला, ना ही गायब होने का कोई सुराग। अब इसमें हत्या भी साबित करना मुश्किल था। केस फाइल खुलती, कुछ दिनों तक जांच चलती और फिर धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब एक सुनियोजित सिलसिले का हिस्सा है। इसी दौरान राजस्थान के छोटे छोटे कस्बों में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की अच्छी खासी पहचान थी। बांदीकुई में जनता क्लिनिक नाम से उसका क्लिनिक चलता था। मरीज आते, दवाइयां मिलती और इलाज होता। देखने में वो एक बिल्कुल सामान्य डॉक्टर था। सफेद कपड़े, शांत सा दिखने वाला और आम डॉक्टर जैसी शक्ल। उसका नाम था देवेंद्र शर्मा। 1984 में उसने आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री ली थी। पढ़ा लिखा डॉक्टर, समाज में इज्जत वाली पहचान। गांव और कस्बों में ऐसे डॉक्टरों को लोग भगवान जैसा मानते हैं। और उस समय तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही आदमी आगे चलकर देश के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक बनने वाला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देवेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के पुरैनी गांव में हुआ था। पिता फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करते थे और बचपन साधारण था। पढ़ाई बुलंदशहर में हुई और डिग्री लेने के बाद जिंदगी पटरी पर चलती दिख रही थी। क्लिनिक चल रहा था, मरीजों से पहचान बन रही थी और करीब 11 साल तक उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती रही। लेकिन 1994 में एक ऐसा झटका लगा जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। गैस डीलरशिप दिलाने के नाम पर उसके साथ 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। और उस दौर में ये रकम बहुत बड़ी रकम थी। कर्ज चढ़ गया और यहीं से उसके अंदर कुछ बदल गया। पहले उसने अपराध का छोटा रास्ता चुना, नकली गैस एजेंसियां खोलना, भारत पेट्रोलियम का नाम इस्तेमाल करना और चोरी के सिलेंडर्स बेचना और साथ ही ट्रक लूटने वाले लोगों से संपर्क बनाना। धीरे धीरे फिर एक गिरोह खड़ा हो गया और 1994 में उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। गांव वालों को पहली बार पता चला कि जिस डॉक्टर को वो जानते थे वो कानून की नज़र में अपराधी बन चुका है। गिरफ्तारी हुई और फिर जमानत भी मिल गई। बाहर आकर उसने फैसला कर लिया कि अब वो सीधी ईमानदार जिंदगी में वापस नहीं लौटेगा। और यहीं से डॉक्टर देवेंद्र की खौफनाक कहानी शुरू होती है। देवेंद्र को समझ आ गया था कि अगर पैसा चाहिए तो उसे ऐसा काम करना होगा जिसमें पहचान छुपी रहे और सबूत भी ना मिले, जहां कोई सीधा लिंक ना बने। और ऐसे में टैक्सी ड्राइवर्स उसके लिए आसान टारगेट थे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटल्स, हर जगह ऐसे लोग मिल जाते थे जो लंबी दूरी की सवारी मिलने पर तुरंत तैयार हो जाते थे। देवेंद्र नकली नामों से टैक्सी बुक करता और अक्सर नाम होता मुकेश खंडेलवाल। वो लंबी दूरी की टैक्सी बुक करता था ताकि रास्ते में काम खत्म करने का पर्याप्त समय मिले।
लंबे सफर में किसी सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाना उसके लिए आसान था। कभी टायर पंचर का बहाना करना तो कभी उल्टी या पेशाब का। और जैसे ही ड्राइवर नीचे उतरता, देवेंद्र और उसके साथी पीछे से बेल्ट या रस्सी से गला कस देते और कुछ ही मिनटों में सब खत्म। तड़पता हुआ शरीर जो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाता था। और फिर लाश को कंबल में लपेटा जाता और कासगंज एटा के बीच बहने वाली हजारा नहर में फेंक दिया जाता। ये नहर मगरमच्छों से भरी हुई थी। लाश कुछ ही समय में गायब हो जाती, ना पहचान और ना सबूत। एक एक करके ड्राइवर्स गायब होते रहते और परिवार इंतजार करते रहते। पुलिस केस दर्ज करती, लेकिन कोई जोड़ नहीं पा रहा था कि ये सब एक ही आदमी का काम है। उस दौर में ना तो सीसीटीवी थे और ना मोबाइल फोन्स और ना ही कोई डेटा ट्रैकिंग। अलग अलग राज्य, अलग अलग थाने और सिस्टम के लिए ये बस एक लापता व्यक्ति के केस बन गए थे। और इसी अंधेरे में देवेंद्र शर्मा और उसका गिरोह बेखौफ होकर आगे बढ़ता रहा। लेकिन ये कहानी सिर्फ टैक्सी ड्राइवर्स तक सीमित नहीं थी। देवेंद्र का अगला कदम और भी खतरनाक था। उसकी मेडिकल डिग्री अब एक नए अपराध का औजार बनने वाली थी। ऐसा अपराध जिसमें लोग मारे भी जाते थे और जिंदा भी बचते थे, लेकिन दोनों ही हालात में उनकी जिंदगी तबाह हो जाती थी। और यहीं से शुरू होता है अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का वो खेल जिसने इस केस को सिर्फ मर्डर्स नहीं बल्कि एक बड़े संगठित अपराध में बदल दिया। देवेंद्र शर्मा को एक बात समझ में आ चुकी थी कि सिर्फ गाड़ियां लूटकर और ड्राइवरों को मारकर ज़्यादा दूर तक नहीं जाया जा सकता। पैसा तो आ रहा था, लेकिन जोखिम भी बढ़ रहा था। उसे ऐसा काम चाहिए था जिसमें उसकी पहचान, उसकी डिग्री और उसका भरोसेमंद चेहरा सीधे काम आए। और यहीं पर उसकी मेडिकल की पढ़ाई काम आई। 1998 के आसपास उसकी मुलाकात एक डॉक्टर अमित से हुई। और यही वो मोड़ था जहां मामला सिर्फ हत्या और लूट से निकलकर एक बड़े संगठित मेडिकल क्राइम में बदल गया, अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट। उस दौर में भारत में अंगदान को लेकर जागरूकता बेहद कम थी। गरीब लोग इलाज के नाम पर किसी पर भी भरोसा कर लेते थे और देवेंद्र ने इसी भरोसे को हथियार बनाया। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के दूर दराज वाले इलाकों में ऐसे लोगों को ढूंढता था जो बेहद गरीब थे। उन्हें कहा जाता था कि सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी होगी और बदले में मोटी रकम मिलेगी। कोई कहता बीमार माँ का इलाज करवाना है तो कोई बेटी की शादी की बात करता। और पैसे का लालच लोगों को खींच लाता था। सवाल पूछने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे और लोगों को दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान के किराए के मकानों में लाया जाता और वहाँ उन्हें बेहोश कर दिया जाता। होश आता तो शरीर में से एक किडनी गायब होती और कई बार उन्हें बताया भी नहीं जाता कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। बस इतना कहा जाता कि ऑपरेशन हो गया है, अब आराम करो। कुछ को तो पूरे पैसे दिए जाते और कुछ को आधे। कई लोग डर के मारे चुपचाप अपने गांव लौट जाते। लेकिन हर मामला इतना क्लीन नहीं होता था। कुछ लोग ज़्यादा सवाल करने लगते थे तो कुछ को अंदाज़ा हो जाता था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। और यहीं देवेंद्र के लिए एक नया खतरा पैदा होता था। जो लोग बोल सकते थे उनके लिए वही रास्ता होता था जो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए था, हजारा नहर। अब पुलिस के सामने अलग अलग घटनाएं थीं। कहीं अवैध ट्रांसप्लांट तो कहीं लापता ड्राइवर तो कहीं अचानक मौत। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन सब के पीछे एक ही दिमाग काम कर रहा है और उसका तरीका बेहद प्रोफेशनल होता जा रहा था। वो खुद सर्जरी नहीं करता था, लेकिन पूरे नेटवर्क का मैनेजर था। कौन लाया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा और किससे बात करनी है और किसे खत्म कर देना है। खुद देवेंद्र ने बाद में कबूल किया कि 1998 से 2004 के बीच 125 से ज़्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए। हर एक से 5 से 7 लाख रुपए की कमाई हुई और ऊपर से टैक्सी बेचने का अलग पैसा। सब कुछ प्लान के मुताबिक। पुलिस के लिए ये एक बुरा सपना था, क्योंकि सीधा कोई लिंक नहीं था। न लाश, न कैमरा और न कॉल रिकॉर्ड्स, सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट्स, और वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई। 21वीं सदी में फ़ोन कॉल आम हो चुके थे और जनवरी 2024 में जयपुर जंक्शन से दो भाई चंद खान और शराफत एक सवारी को हापुड़ तक ले जाने के लिए निकले।
किराया ठीक था और घर से निकलते वक्त पिता से फ़ोन पर कहा कि अगले दिन लौट आएंगे, लेकिन वो लौटे नहीं और इस बार परिवार ने हार नहीं मानी। जयपुर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। कॉल डिटेल्स खंगाली गईं और आखिरी कॉल दौसा जिले के महवा इलाके से की गई थी, वो भी एक पीसीओ से, और यहीं से जांच आगे बढ़ी। उसी दौरान हजारा नहर से 2 सड़ी हुई लाशें बरामद हुई। पहचान करना तो मुश्किल था, लेकिन एक कंबल और एक कलाई की घड़ी ने कहानी की लिंक जोड़ दी। पिता ने अपने बेटों को पहचान लिया और पहली बार पुलिस के सामने एक पूरा पैटर्न साफ साफ दिखने लगा। टैक्सी, लंबी दूरी, सुनसान जगह, हत्या और नहर, सारी कड़ियां पिछली मौतों से जुड़ी थी। सबूत खंगाले गए और गवाहों के आधार पर एक स्केच बनाया गया। अलग अलग राज्यों में भेजा गया और यहीं पहली बार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का नाम सामने आया। पुलिस ने पूरी जान लगा दी डॉक्टर को ढूंढने में और आखिरकार 2004 में उसे गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। अब पूछताछ हुई और पूछताछ में जो सामने आया उसने पुलिस को भी हिला दिया। उसने माना कि उसने कई लोगों को मारा है। जब उससे संख्या पूछी गई तो उसका जवाब था 50 के बाद गिनती करना छोड़ दिया। पुलिस को समझ आ गया कि उनके सामने कोई आम अपराधी नहीं है, ये एक सीरियल किलर है जो सालों से सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठा रहा था। देवेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी से एक के बाद एक कई केस सुलझते गए। ये एक साथ कई राज्यों में फैले अपराधों का जाल बन चुका था। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस को पहली बार एहसास हुआ कि वे अलग अलग मामलों की जांच नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ही आदमी के अलग अलग अपराधों के टुकड़े देख रहे थे। पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे फाइलों का ढेर बढ़ता गया। हर नए बयान के साथ एक नया शहर, एक नई तारीख और एक नया लापता ड्राइवर सामने आता गया। कई मामलों में तो शिकायतें थी लेकिन नाम नहीं था, और अब नाम मिल चुका था। देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि कैसे उसने नकली नामों का इस्तेमाल किया, कहीं मुकेश खंडेलवाल तो कहीं कोई और पहचान। उसका भरोसा जीतने का तरीका हमेशा एक जैसा होता था, पढ़ा लिखा लगना, डॉक्टर होने का असर और बातों में भरपूर कॉन्फिडेंस। टैक्सी ड्राइवर्स के लिए वो बस एक सवारी था, लेकिन लंबी दूरी का किराया दिखाकर वो उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। रास्ते में थकान, सुनसान जगह और अचानक हमला, बेल्ट या रस्सी। उसने बताया कि वो ऐसे हथियार इस्तेमाल नहीं करता था जिनसे आवाज हो या खून बहे। बॉडी को कंबल में लपेटना भी उसकी प्लानिंग थी। कंबल की वजह से बॉडी पानी में जल्दी डूब जाती थी, क्योंकि कंबल काफी पानी सोख लेता है। कोर्ट में देवेंद्र की इमेज पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक धोखेबाज या किडनी माफिया नहीं था, वो एक सीरियल किलर था जिसने हत्या को कारोबार की तरह अपनाया था। अलग अलग अदालतों में सुनवाई शुरू हुई और 2004 में जयपुर की अदालत में टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की अलग अलग अदालतों में केस चलते रहे। साल 2007 में फरीदाबाद की एक अदालत ने एक और टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में उसे दोषी ठहराया। वहीं साल 2008 में गुड़गांव की अदालत ने नरेश वर्मा की हत्या के मामले में उसे मौत की सज़ा सुनाई। लेकिन यहाँ एक और बात सामने आई, कई मामलों में लाशें नहीं थीं, फॉरेंसिक सबूत नहीं थे और गवाह मुकर गए थे, क्योंकि उसका खौफ था और समय भी काफ़ी गुजर चुका था। उस दौर में ना तो सीसीटीवी थे और ना मोबाइल ट्रैकिंग। इसी वजह से कुछ मामलों में देवेंद्र को बरी भी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जुर्म कबूल कर लेने के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती। नतीजा ये हुआ कि जिन मामलों में पुख्ता सबूत थे उन्हीं में सज़ा कायम रही, और जिनमें नहीं थे वो केस फाइलों में दब गए। ये वही सिस्टम था जिसकी कमज़ोरी ने उसे सालों तक बचाए रखा था। जेल में भी देवेंद्र का व्यवहार अजीब था। वो किसी आम अपराधी की तरह नहीं रहता था। किताबें पढ़ता और आयुर्वेदिक इलाज करता, बाकी कैदियों को सलाह देता। कई जेल कर्मी भी उसे डॉक्टर साहब कहकर बुलाते थे, और उसकी ये अच्छी आदतें कहें या सबसे खतरनाक हथियार, वो हर जगह भरोसा बना लेता था। जेल में रहते हुए भी उसने खुद को शांत,
धार्मिक और बदला हुआ इंसान दिखाया। और यही वजह थी कि 16 साल जेल में रहने के बाद साल 2020 में उसे 20 दिन की पैरोल मिल गई। और अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है, जो इतने सालों तक खुद को शरीफ दिखाता रहा, वो पैरोल मिलते ही फरार हो जाता है। पुलिस ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। इस बार उसने शहर बदला, नाम बदला और पहचान भी बदल ली। दिल्ली में एक विधवा महिला से शादी की और फिर प्रॉपर्टी डीलर बनकर रहने लगा। कुछ महीने तक तो सब नॉर्मल चला, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया, वो भी कुल 7 महीनों के बाद। और अब ये साफ हो चुका था कि देवेंद्र में कोई सुधार नहीं आ रहा। इसे सिस्टम की नाकामी कहें या कमजोरी, इतना होने के बावजूद सिस्टम ने सबक नहीं लिया और 2023 में एक और केस में उसे 2 महीने की पैरोल मिल गई। और इस बार भी इतिहास ने खुद को दोहराया, वो फिर से गायब हो गया। अब देवेंद्र पूरी तरह अंडरग्राउंड हो चुका था और अब उसने तय कर लिया था कि इस बार वो ऐसा भेष बनाएगा जिस पर कोई शक ही नहीं कर पाएगा। और यही सोच उसे एक आश्रम तक ले गई, राजस्थान के दौसा जिले में, जहां वो संत दयादास महाराज बनकर रहने लगा। सफेद कपड़े, माला, तिलक, और अब वो प्रवचन भी देने लगा। लोग उसे पूजने लगे। वो हिंसा के खिलाफ बोलता और अहिंसा का पाठ पढ़ाता। जो आदमी 50 से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुका था, वही लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था। आश्रम में रहते हुए देवेंद्र शर्मा ने वही किया जो वह हमेशा करता आया था। लोगों का भरोसा जीता और स्थानीय ग्रामीण उसे साधु मानते थे। कोई उसे इलाज के लिए बुलाता तो कोई पारिवारिक परेशानी को लेकर आता। वो आयुर्वेदिक दवाइयां देता, प्रवचन करता और खुद को बेहद साधारण दिखाता। लेकिन असलियत ये थी कि वो हर दिन बहुत सावधानी से जी रहा था। न ज्यादा बाहर निकलता, न किसी से ज्यादा नजदीकी बढ़ाता। मोबाइल फोन बहुत कम इस्तेमाल करता था, नगद में लेन देन करता था और सीसीटीवी और वाईफाई का इस्तेमाल भी काफी सोच समझकर। उसे पता था कि अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इंसान सालों तक अपराध करता रहा हो, उसके भीतर एक आत्मविश्वास आ जाता है और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे लापरवाही में बदलता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस दौरान लगातार उसके पीछे लगी हुई थी। टीम जानती थी कि देवेंद्र धार्मिक भेष में छिप सकता है। पहले भी वो अलग अलग पहचान बना चुका था और पुलिस ने जेल रिकॉर्ड्स, पुराने संपर्क और पैरोल के दौरान की गई गतिविधियों को खंगालना शुरू किया और कई महीनों तक कोई ठोस सुराग ही नहीं मिला। लेकिन फिर एक छोटी सी जानकारी सामने आई। किसी ने बताया कि दौसा जिले में एक आश्रम है जहां एक साधु आयुर्वेदिक इलाज करता है और उसकी कई बातें किसी डॉक्टर जैसी लगती हैं। पुलिस ने सूचना को हल्के में नहीं लिया। टीम ने आश्रम की रेकी शुरू की। साधु के हाव भाव और बोलने का तरीका, मेडिकल ज्ञान, सब कुछ पुराने रिकॉर्ड से मैच करने लगे। और 21 मई 2025 की सुबह जब संत दयादास महाराज अपने भक्तों को प्रवचन दे रहा था, तभी दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। साधु को अलग ले जाया गया और जब नाम पूछा गया तो उसने नया नाम बताया। लेकिन इस बार पुलिस पूरी तैयारी से थी। फिंगरप्रिंट्स लिए गए, पुराने केस फाइल से मिलान किया गया और कुछ ही मिनटों में तस्वीर साफ हो गई। ये कोई संत नहीं बल्कि वही देवेंद्र शर्मा था जिसे देश डॉक्टर डेथ के नाम से जानता है। जब उसकी असली पहचान सामने आई तो आश्रम में मौजूद लोग सन्ने रह गए। जिस आदमी को वो संत मान रहे थे, वो एक सीरियल किलर निकला। गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र को दिल्ली लाया गया। पूछताछ में उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। शायद उसे भी पता चल गया था कि इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है। मीडिया में भी खबर फैल गई कि डॉक्टर डेथ को फिर पकड़ लिया गया है। लेकिन इस बार बात सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं थी। ये कोई सक्सेस की तरह नहीं देखी जा रही थी। सवाल सिस्टम पर थे कि एक ऐसा इंसान जिसे कई मामलों में दोषी ठहराया जा चुका था, जिसे मौत की सजा तक सुनाई जा चुकी थी, वह बार बार पैरोल कैसे पा रहा था और कैसे हर बार फरार हो जाता था।
पुलिस अधिकारियों ने माना कि ये एक बड़ी चूक थी। परोल की प्रक्रिया में जोखिम को सही तरह से आंका नहीं गया। निगरानी ढीली रही और यही ढील उसे हर बार मौका देती रही। देवेंद्र शर्मा आज तिहाड़ जेल में बंद है और उसकी उम्र करीब 67 साल हो चुकी है। शरीर कमज़ोर हो चुका है। उसके खिलाफ जिन मामलों में सज़ा कायम है वे उसे बाकी ज़िंदगी जेल में ही रखेंगे, लेकिन जिन मामलों में सबूत नहीं थे वे हमेशा सवाल बनकर रह जाएंगे। कितने ड्राइवर्स, कितने गरीब लोग और न जाने कितने परिवार। असली संख्या शायद कभी सामने ना आए। हजारा नहर में मगरमच्छों ने सच के कई टुकड़े भी निगल लिए और यही वजह है कि देवेंद्र शर्मा का नाम इंडियन हिस्ट्री में न सिर्फ एक खूंखार सीरियल किलर की तरह देखा जाएगा, बल्कि सिस्टम भी अपनी लापरवाही को सालों तक याद रखेगा। इसलिए इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि डॉक्टर कातिल बन गया। डर इस बात का है कि वो सालों तक हमारे बीच रहा, कभी डॉक्टर बनकर, कभी कारोबारी बनकर, तो कभी साधु बनकर, और हर बार सिस्टम उससे एक कदम पीछे रहा। और आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो इसे सिर्फ एक क्राइम स्टोरी समझना तो आसान है, लेकिन असल में ये आपके लिए एक चेतावनी है। भरोसा, पहचान और व्यवस्था अगर बिना किसी सवाल के चलने लगे तो अपराध सबसे सुरक्षित जगहों पर पनपता है। देवेंद्र शर्मा फिलहाल सलाखों के पीछे है, अपने हिस्से की सजा काट रहा है, लेकिन ऐसे कई टैक्सी ड्राइवर्स हैं जिनके बारे में शायद कभी कुछ नहीं पता चल पाएगा और उनका परिवार उनके आने की उम्मीद के सहारे ही जीता रहेगा। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये क्राइम सीन का एपिसोड कैसा लगा, अपने फीडबैक को कमेंट्स में लिख दीजिएगा। इस पूरे स्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र ने। कैमरे के पीछे थे फरहान और अहमद। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। शुक्रिया।